हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 वंशगति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर वंशगति का आणविक आधार नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जो आपको ये चैप्टर नंबर 6 है, इसमें मोस्टली जो पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं करा चुकी हूँ। ये आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो बहुत बार आप आंसर उठाकर देखेंगे तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसे हिंदी में बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन, हिंदी में बोलते हैं। आपका एग्जाम में लिखा आएगा कि डीएनए में द्विगुणन को समझाइए या फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को समझाइए। द्विगुणन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक, तो आपको द्विगुणन समझने के लिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीएनए से अपने ही जैसे डीएनए बनाना द्विगुणन या डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। तो रेप्लिकेशन अगर आपसे कोई 1 मार्क्स में पूछे या फिर कोई टीचर वाइवा में पूछ ले कि द्विगुणन क्या होता है, तो जो डीएनए है वो सेम अपने जैसे ही डीएनए बनाता है। तो अपने जैसे सेम डीएनए बनाना वही क्या कहलाता है? द्विगुणन या फिर रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए के द्विगुणन के संबंध में निम्न 3 विधि दी गई हैं। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसकी 3 विधियां दी हैं। एक संरक्षी विधि, कंजर्वेटिव मेथड, परिक्षेपी विधि, डिस्पर्सिव मेथड, अर्ध संरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, तो ये तीनों पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है संरक्षी विधि। इस विधि में डीएनए अणु वैसा का वैसा ही रहता है, जबकि उसकी न्यू फोटोकॉपीज का संरक्षण होता है। तो जो संरक्षी विधि है या फिर कंजर्वेटिव मेथड है, इसमें क्या होता है? जैसा डीएनए पहला है, द्विगुणन क्या है? एक डीएनए से, जैसे ये एक डीएनए है तो इससे दूसरा डीएनए बनना, वो भी सेम कैसा? इस डीएनए जैसा। तो यही क्रिया कहलाती है आपकी रेप्लिकेशन कहलाती है। तो जो कंजर्वेटिव मेथड है, इस विधि में डीएनए अणु वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही रहता है सेम। कौन सी विधि में? संरक्षी विधि में। जबकि उसकी न्यू फोटोकॉपीज का संरक्षण होता है। डीएनए की फोटोकॉपी तो बन रही है लेकिन कोई न्यू टाइप की फोटोकॉपीज नहीं, सेम वैसी ही डीएनए अणु की फोटोकॉपीज बन रही है जैसे हमने लिया था। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए लिया तो रेप्लिकेशन के बाद हमारा ए ये सब फोटोकॉपीज बन रही। अगर यहाँ पे बी बन रही होती तो डीएनए अणु यहाँ ए हो जाता, यहाँ बी हो जाता, तो अलग अलग हो जाते। लेकिन ए डीएनए अणु से ए ही फोटोकॉपीज बन रही हैं, तो ये कौन सी विधि होगी? संरक्षी विधि। तो डीएनए में एक ही जैसी जब फोटोकॉपीज बनेंगी डीएनए की तो वो कहलाएगी संरक्षी विधि। नेक्स्ट है परिक्षेपी विधि। इस विधि के अनुसार डीएनए का पुराना अणु विघटित हो जाता है और कुछ समय बाद 2 डीएनए प्रकट होते हैं। जो हम डीएनए लेते हैं पुराना वाला, ठीक, जो हमने यूज कर चुके हैं वो वाला भी डीएनए हो सकता है या फिर कोई दूसरा डीएनए भी हम ले सकते हैं लैब में। तो जब डीएनए का अणु विघटित में डिकम्पोज हो जाता है और कुछ समय बाद 2 डीएनए प्रकट होते हैं। ये आपको याद रखना है, कितने डीएनए प्रकट होते हैं? 2 डीएनए। तो परिक्षेपी विधि में क्या है? 2 डीएनए अणु प्रकट हो रहे हैं। थर्ड है अर्ध संरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसके अनुसार डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं, फिर प्रत्येक श्रृंखला अपनी पूरक श्रृंखला बना लेती है। इस प्रकार 2 डीएनए बन जाते हैं और प्रत्येक में एक श्रृंखला पुरानी एक नई श्रृंखला होती है। अब ये थ्योरी है, इसके आगे मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, तो ये थ्योरी जो है ये वाली लिखी हुई है, आपको एक्सपेरिमेंट में समझ आएगी। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। डीएनए का स्ट्रक्चर हम जब बनाते हैं तो 2 श्रृंखला होती है, 2 चेन्स होती हैं, एक ये और एक ये। तो दोनों श्रृंखलाएं क्या है? अलग अलग हो जाती हैं। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो इस थ्योरी में ये लिखा है कि दोनों श्रृंखलाएं पूरक मतलब दोनों अलग हो जाएंगी, ये अलग और ये अलग, तो ये कहलाएगा पूरक। फिर प्रत्येक श्रृंखला अपनी पूरक श्रृंखला बना लेती है। इस प्रकार 2 डीएनए हो जाते हैं। एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया, तो 2 डीएनए हो गए। यह विचारधारा वॉटसन एंड क्रिक विचारधारा मान्य है, जो ये सब कुछ बताया कि डीएनए अणु के कितनी फोटोकॉपीज बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, डीएनए पूरक हो रहा है, ये सब किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने। इसकी पुष्टि निम्न प्रयोग द्वारा दी गई है। जो आपकी ये थ्योरी है, जब आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आएगा और आप सब थ्योरी लिख कर आओगे और आप जो मैं अभी आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी आप वो नहीं लिख कर आए तो आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा
और वो क्वेश्चन देखा गया, क्वेश्चन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो वो आपकी कंजर्वेटिव, ये सिर्फ हेडिंग ये पूरी नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंट देखा गया कि इस बच्चे ने एक्सपेरिमेंट सही किया है या नहीं किया है, उसके बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। अब हम यहाँ पे लिखा है कि निम्न प्रयोग, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा, अब हम इस थ्योरी को रेप्लिकेशन कैसे होता है इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में देखेंगे। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट, मैसेल्सन व स्टेल का प्रयोग। कभी कभी क्या होता है, ये अलग से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि मैसेल्सन व स्टेल का प्रयोग क्या है, उसे विस्तार में समझाइए या इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको जो मैंने ये बताया है बताऊंगी, ये आपको लिख कर आना है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो आपको वो तीनों विधियां और ये जरूर लिख के आना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो मैसेल्सन व स्टेल ने ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कहाँ पाया जाता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियोस में कि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ई कोलाई की फुल फॉर्म ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछी जाती है और 1 मार्क्स में भी आ जाता है। ई कोलाई का पूरा नाम होता है एश्रेकिया कोलाई बैक्टीरिया, कि लगभग 14 जनरेशन तक N15 वाले माध्यम में उगने दिया। देखो जो ये आपका एक्सपेरिमेंट है ये आपको डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये थ्योरी पढ़ के बता देती हूँ, समझ आ जाएगी। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको खुद से थ्योरी समझ आ जाएगी। तो मैसेल्सन में स्टेल ने क्या किया कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसकी लगभग 14 जनरेशन मतलब 14 जनरेशन को N15 वाले माध्यम में उगने दिया। इसके बाद N14 माध्यम में ट्रांसफर कर दिया। अब आप ध्यान से समझना है, ई कोलाई बैक्टीरिया की N14 मतलब 14 पीढ़ियों को उन्होंने पहले N15 माध्यम मतलब कोई गार्डन है N15, उसमें क्या रख दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को रख दिया कि कितनी पीढ़ी, 14 जनरेशन को। और कुछ समय बाद क्या है, N14 माध्यम में ट्रांसफर कर दिया। ये N15 का गार्डन था, मैं आपको फॉर एग्जांपल गार्डन बता रही हूँ, आपको एग्जामिनर के सामने टीचर के सामने गार्डन नहीं बोलना है, मैं आपको जिससे याद रहे इसलिए गार्डन वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो N14 वाले माध्यम में अब N15 तक रखा 14 जनरेशन को, और कुछ समय बाद इसको N15 की जगह N14 में ट्रांसफर कर दिया। प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन के बाद के डीएनए में देखा गया, मतलब जब हमने N15 से जब N14 में ट्रांसफर किया और उसके बाद जो न्यू पीढ़ी न्यू जनरेशन आई तो उसमें देखा गया कि एक श्रृंखला N14 की थी और एक N15 की थी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब हमने N14 में ट्रांसफर कर दिया है तो N15 क्यों आया? जब हमने N15 का से ट्रांसफर कर दिया था किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया को, N14 में। लेकिन जब N14 से न्यू पीढ़ी उत्पन्न हुई तो उसमें एक श्रृंखला डीएनए की N14 की थी, N15 की थी। फिर अगली पीढ़ी में 2 से 4 डीएनए हुए तो देखा गया कि दोनों डीएनए में एक श्रृंखला N15 व दूसरी N14 की थी। जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो तब भी क्या देखा कि एक श्रृंखला N15 की है और दूसरी श्रृंखला N14 की है। तो दोनों डीएनए में N14 में नाइट्रोजनस बेस थे, जो हमारे N14 थे, दोनों 2 डीएनए में जो नाइट्रोजन N14 थे उसमें क्या थे, नाइट्रोजनस बेस थे, जिससे सिद्ध हुआ कि डीएनए का द्विगुणन जो होता है अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। जो मैंने अर्ध संरक्षी विधि में बताया उससे क्या पता चला कि जो डीएनए का आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी विधि से होता है, तो अनसंरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो मैंने इससे पहले आपको विधि पढ़ाई। तो ये थ्योरी तो आपको बस समझ के लिखनी है, जो मेन है एग्जामिनर आपका वो डायग्राम देखेगा, तो हम डायग्राम से समझेंगे। तो अब हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए लेंगे। आपको ये 2 अलग अलग पेन से दिखाना है, ब्लैक और ब्लू का यूज कर सकते हैं अगर आप कलरफुल पेन यूज नहीं करें तो। वैसे कलर पेन भी यूज कर सकते हैं पर रेड और ग्रीन पेन आपको यूज नहीं करना है। तो पहला डीएनए हमने लिया जिसे डीएनए विद N15 लिखा है। तो इसे हमने जब थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि N14 सबसे पहले डीएनए N15 में था, तो डीएनए विद N15 मतलब ये N15 के रूप में है। इसके बाद क्या हुआ, इस डीएनए से 2 डीएनए बने। तो आप हमेशा याद रखोगे, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जो पिंक कलर वाला पेन है, जो पिंक से डीएनए बन रहा है, चेन बन रही है, वो स्टैंड विद N14 है, और जो लाइट ग्रीन से बन रही है वो स्टैंड विद N15 है। आपको भी एग्जाम में क्या करना है, एक ब्लैक पेन का यूज करना है, एक ब्लू पेन का, और दोनों को अलग अलग, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा मत कर देना कि
जैसे मैंने पिंक यहाँ पे N14 से लिया है और दूसरे में मैं ग्रीन से N14 कर दूं, अगर आपने पिंक वाले या ब्लैक पेन को N14 लिया है तो आपको पूरे डायग्राम में ब्लैक पेन का नेमिंग जो करेंगे वो N14 करेंगे। तो पिंक डीएनए N14 और ग्रीन स्टैंड विद N15। तो हमने N15 माध्यम में डीएनए रखा, जिससे हमें कितने 2 डीएनए प्राप्त हुए, जिसमें से जो पिंक वाली है चेन है वो स्टैंड विद N14 है और जो ग्रीन वाली है वो स्टैंड विद N15 है। इसके बाद इस डीएनए से भी 2 डीएनए बने और इस डीएनए से भी 2 डीएनए बने। अब देखो, इसमें भी पिंक वाला स्टैंड विद N14, इसमें ग्रीन वाला स्टैंड विद N15, यहाँ पर स्टैंड विद N15 विद N14। तो इस पूरी उसमें अगर आप इस पूरे डायग्राम में देखें, ठीक है, तो बीच वाले जो डीएनए बने हैं ये हमारे कहलाएंगे लाइट डीएनए और लेफ्ट साइड जो बने हैं ये हाइब्रिड डीएनए और ये भी क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड डीएनए। और नीचे मैंने हेडिंग लिखी है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जो हाइब्रिड डीएनए है वो स्टैंड विद N14 है और स्टैंड विद N15 है, लेकिन जो हमारा लाइट डीएनए है वो कैसे हुए, बिल्कुल लाइट प्राप्त हुए, उसमें ज्यादा नाइट्रोजिनस बेस नहीं थे, तो उसे हमने नाम दिया लाइट डीएनए। तो जो आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है ये आपका एग्जाम में आता है, तो ये आपको डायग्राम और लेबलिंग, देखो इसमें इतना कुछ समझने वाला नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट सारी विधि जो थी वो अच्छे से समझा दी है। लेकिन डायग्राम में एग्जामिनर बस ये देखता है कि आपने स्टैंड विद N14, स्टैंड विद N15 और जो डायग्राम के नेम्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और सीधे होने चाहिए। ये नहीं कि ये लाइन टेढ़ी कर दी और ये टेढ़ी कर दी, जो आपके नेम है वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो डायग्राम क्या है, बायो में आप अब 12th का है तो पहले पढ़ चुके हो, तो बायो में क्या होता है, डायग्राम ही अट्रैक्ट करते हैं किसको, एग्जामिनर को। तो आपके डायग्राम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया है, बस इस चैप्टर के अब वेरी शॉर्ट बचे हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।